आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की क्लास चालू करने जा रहे हैं और आपके सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और इस साहित्यिक स्रोत के द्वारा हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। हमें उसके बारे में नॉलेज हो सकता है कि उस टाइम तत्कालीन परिस्थितियों में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, तत्कालीन कल्चरल लाइफ किस टाइप की थी, उससे हम लोगों को पता चलता है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सबसे पहले बात करूं तो मध्यकालीन भारत को भारतीय इतिहास में दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सल्तनत काल। सल्तनत काल और दूसरा आता है इसका नंबर मुगल काल। मुगल काल। मध्यकालीन भारत को अगर दो भागों में बांटते हैं, सल्तनत काल पार्ट ए कर सकते हैं इसको। ये शुरू होता है 1204 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। फिर आपका मुगल काल आता है और मुगल काल का टाइम माना जाता है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। मध्यकालीन जो समय है, अगर उसके कुल समय की बात की जाए तो ये 1204 से लेकर और 1707 ईस्वी के बीच के समय को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के रूप में जानते हैं। जो मध्यकालीन भारत है, सबसे पहले सल्तनत काल में जो साहित्य लिखा गया, जो विदेशी यात्री आए जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मुगल काल के अंतर्गत जो भी किताबें लिखी गई, जो भी लेखक आए, विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो बुक लिखी, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल के अंतर्गत सबसे बड़ा जो लेखक था उसको बर्नी को माना गया है। बर्नी, जिसका पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी है। बर्नी ने दो ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले तारीख-ए-फिरोजशाही। तारीख-ए-फिरोजशाही। दूसरा ग्रंथ उसने लिखा था फतवा-ए-जहांदारी। फतवा-ए-जहांदारी। बर्नी ने तारीख-ए-फिरोजशाही के अंतर्गत ईरान के गवर्नर बुगरा खां और दिल्ली की जो तत्कालीन व्यवस्था है उसका वर्णन किया। फतवा-ए-जहांदारी में इसने फिरोज तुगलक के बारे में लिखा था। फिर एक राइटर और आते हैं जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी सल्तनत काल के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। सबसे पहले उन्होंने क़िरान-उस-सादैन नामक एक ग्रंथ की रचना की। क़िरान-उस-सादैन। फिर दूसरा नंबर ग्रंथ उन्होंने लिखा मिफ्ता-उल-फुतूह। मिफ्ता-उल-फुतूह। ये सब नाम है वो इस्लामिक श्रेणी के अनुसार है, थोड़े अलग हो सकते हैं। तीसरा ग्रंथ उन्होंने लिखा आशिका। एक ग्रंथ इन्होंने और लिखा नूह-सिपहर। क़िरान-उस-सादैन के अंतर्गत उन्होंने तत्कालीन जो सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था है उसका वर्णन किया। मिफ्ता-उल-फुतूह में भी उन्होंने तत्कालीन व्यवस्थाओं का वर्णन किया। आशिका ग्रंथ था वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आशिका ग्रंथ के अंतर्गत अलाउद्दीन का सबसे बड़ा पुत्र खिज्र खां प्लस देवल रानी जो गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री थी,
उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। नूह सिपर के अंतर्गत भारतीय वनस्पति, रीति रिवाज, भारतीय पेड़ पौधे, पशु पक्षी और तत्कालीन अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम आदि का वर्णन नूह सिपर के अंतर्गत आता है। फिर 2 ग्रंथ अमीर खुसरो के और लिखे गए थे, मैं इधर लिख देता हूं। जैन उल फुतूह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ था। और एक तारीख अलई इन्होंने जो लिखा था वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लिखा गया था। तो इस तरह अमीर खुसरो ने 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे। किरान और सादैन, मिफ्ताहुल फुतूह, आसिका जिसके अंदर खिजर का और देवुल्लानी का उल्लेख है, फिर नूह सिपर जिसके अंदर वनस्पति और भारतीय पेड़ पौधों का वर्णन है, खजाइनुल फुतूह के अंतर्गत उन्होंने जो सल्तनत काल के अंतर्गत जो वर्णन था इकोनॉमिक लाइफ का वो भी किया है, और तारीख अलई जिसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं एक तीसरे राइटर की ओर। तारीख फिरोजशाही। तीसरे राइटर का नाम है अफीफ, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की थी तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही जिसके अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है हमें। उसके समय में जो भी सिस्टम था, उनकी राज्य व्यवस्था थी, जो तत्कालीन समय में जो भी इंफॉर्मेशन है वो तारीख फिरोजशाही से मिलती है। फिर फुतुआत फिरोजशाही एक ग्रंथ और आता है, फुतुआत फिरोजशाही। फुतुआत फिरोजशाही था, यह ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक ने खुद ने लिखा था, क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा मानी जाती है। फिरोज तुगलक ने खुद ने लिखा था, जिसने फुतुआत फिरोजशाही के अंतर्गत उसने खुद के बारे में अपने साम्राज्य की व्यवस्था, उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य, सैन्य सुधार आदि के बारे में उसने इसमें लिखा था फिरोज फिरोजशाही में। फिर अगला आता है एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है 5वां रहला। इस ग्रंथ के राइटर थे इब्न बतूता। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था जो मोरक्को से आया था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आता है। फिर 1344 में इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद ये वापस अपने देश लौट जाता है और मोरक्को जाके उसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था रहला। इस रहला के अंदर उसने भारत की तत्कालीन जलवायु, वनस्पति, पशु पक्षी और मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य की व्यवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया है। और यह ग्रंथ भी हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। फिर अगला आता है 6ठा ग्रंथ तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही ये मुबारक शाह के समय लिखा गया था और इसके राइटर का नाम था याह्या बिन सरहिंद। याह्या बिन सरहिंद। इस तरह ये जो 8-10 जितने भी ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं सल्तनत काल में। और सल्तनत काल का जो साहित्य है वो हमें सल्तनत कालीन व्यवस्थाओं, उस समय के द्वारा सुल्तानों के द्वारा की गई शासन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देता है। फिर हम अगले सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, जो पहला था सल्तनत काल। उसके बाद हम चलते हैं मुगल काल।
मुगल काल के अंतर्गत जो जितना भी साहित्य लिखा गया था वो भी हमारे भारतीय इतिहास को जानने का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। तो हम लोग मुगल कालीन साहित्य की चर्चा करेंगे थोड़ी। मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले लिखा गया था बाबरनामा। बाबरनामा आप सबको पता है, नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, बाबर के द्वारा रचित ग्रंथ है। और ये बाबरनामा है, ये मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया था, क्योंकि बाबर चगताई तुर्क वंश से माना जाता है और उसने तुर्की भाषा में इस बाबरनामा ग्रंथ की रचना की। और इसका एक दूसरा नाम भी आता है किताबों में, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, ये दोनों ग्रंथ एक ही है, लेकिन कई जगह बाबरनामा आता है, कई बुक में तुजुक ए बाबरी आता है। इसका लेखक खुद स्वयं बाबर था और ये उसकी आत्मकथा मानी जाती है, आत्मकथा मानी जाती है। बाबर ने इस ग्रंथ में भारत की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति और भारत के अंतर्गत जितने भी पावरफुल राजा उस टाइम तत्कालीन समय में जो शासन कर रहे थे उनके बारे में वर्णन लिखा है। और इसके अंदर बाबर ने अपने राजस्थान के राजपूत शासक राणा सांगा का भी थोड़ा बहुत उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सांगा ने मुझे यहाँ आक्रमण करने के लिए बुलाया था, लेकिन फिर वो बाद में मेरे आक्रमण के टाइम वो मेरे साथ नहीं आया। सेकंड ग्रंथ आता है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बड़ी पुत्री थी, जिसने हुमायूं के समय में, हुमायूं के जो कष्ट के दिन थे, उसके बाद उसका वापस राज्यारोहण होना और वापस बादशाह बनना, ये सब का वर्णन बाबरनामा में, हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने किया था। उसके बाद आता तारीख शेर शाही, तीसरी किताब है तारीख ए शेर शाही। तारीख ए शेर शाही, ये अब्बास खां सरवानी की किताब है। इनके राइटर का नाम है अब्बास खां। अब्बास खां सरवानी ने जो शेरशाह सूरी था, जो अफगान सरदार था, उसके द्वारा उसके जो 4-5 साल उसने जो राज्य किया था, शासन व्यवस्था संभाली थी, उसका वर्णन किया है अब्बास खां सरवानी ने, और उस बुक का नाम रखा था तारीख ए शेर शाही। अगला ग्रंथ आता है चौथे नंबर का अकबरनामा। अकबरनामा भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना गया है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। 4 नंबर का आता है अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल, अबुल फजल को तूती हिंद भी कहा जाता है, भारत का तोता। फिर अगला ग्रंथ आता है आईन ए अकबरी, 5 नंबर का आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी ये भी इसी का ही एक पार्ट है, अकबरनामा का पार्ट ही है आईन ए अकबरी। फिर आता है मुंतखब उल तवारिक, अगला ग्रंथ है मुंतखब उल तवारिक। मुंतखब उल तवारिक, ये बदायूनी ने लिखा था, बदायूनी द्वारा रचित ग्रंथ है मुंतखब उल तवारिक। फिर एक आत्मकथा और लिखी गई थी जो जहांगीर ने लिखी थी, जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। 7वें नंबर का ग्रंथ आता है तुजुक ए जहांगीरी।
तुझु के जहांगीरी, ये जहांगीर के द्वारा रचित खुद की आत्मकथा है, जिसके अंतर्गत उसने स्वयं के राज्य, स्वयं की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है, और इसका राइटर माना जाता है जहांगीर, और ये इसकी आत्मकथा मानी जाती है। फिर अगला आता है एक शाहजहांनामा, 8वां ग्रंथ लेते हैं हम लोग, शाहजहांनामा। शाहजहांनामा, इसके रचयिता या इसके राइटर का नाम था इनायत खां। इनायत खां, इनायत खान ने शाहजहां के समय में शाहजहां नामक एक ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ के अंतर्गत इनायत खान ने शाहजहां की स्थापत्य कला, उसके समय बनाई हुई मेन इमारतें और उसकी शासन व्यवस्था और उसके राज्य के अंतर्गत तत्कालीन व्यवस्थाओं का वर्णन किया था। फिर आता है बादशाहनामा, एक ग्रंथ और आता है बादशाहनामा। बादशाहनामा के रचयिता थे अमीन गजनवी, इनके राइटर का नाम था अमीन गजनवी। फिर एक लास्ट ग्रंथ और ले लेते हैं 10वां, जिसका नाम था मुंतकब उल तवाब, मुंतकब उल लुवाब, मुंतकब उल लुबाब, लुबाब, जिसके राइटर का नाम था खफी खां। ये 10 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के हिसाब से लिखने हैं आपको। ये सारे ग्रंथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के वो वेल सोर्सेज के रूप में माने गए हैं, और इन ग्रंथों के द्वारा हमें तत्कालीन जो भारतीय परिस्थितियां थी राज्य के समय, उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम लोग सी पॉइंट में चलेंगे, जो जैसे कि मैंने बताया विदेशी यात्रियों का विवरण। मध्यकालीन भारत में कई विदेशी यात्री आए, कुछ धार्मिक जो परंपराओं को सीखने आए, कुछ जो विदेशी यात्री आए थे वो धार्मिक यात्राओं पे, कुछ ग्रंथों को लिखने, कुछ भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को जानने के हिसाब से भी आए थे। तो उसके अंतर्गत मुख्य 4-5 जो विदेशी यात्री हैं उनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले बर्नियर आया था, बर्नियर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कोई फॉरेनर का नाम है। तो बर्नियर को, वैसे बर्नियर फ्रेंच था, ये फ्रांसीसी था मतलब, और ये 1656 ईस्वी में भारत में आया, 12 वर्ष तक भारत में रहा। कितने? 12 वर्ष भारत में रहा। बर्नियर ने एक ग्रंथ लिखा, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन मुगल्स एम्पायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक की रचना की थी बर्नियर ने। ये आरएस के अंदर भी सवाल आया हुआ है बर्नियर किस देश का यात्री था, तो ये फ्रांस का था। 1656 में भारत में आता है। फिर ये 12 वर्ष तक भारत में अलग अलग जगहों पे घूमता है, अलग अलग चीज़ें देखता है, और उसके बाद में वापस चला जाता है। वापस जाके इसने एक बुक लिखी, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ये मेन तो, अगर एक बार आरएस के अंदर सवाल और आया था, बर्नियर किस मुगल बादशाह के समय आया, तो उसका आंसर होगा शाहजहां। ये शाहजहां के समय भारत आता है, और ये मुख्यतः एक चिकित्सक था, डॉक्टर था। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में, कंपटीशन में पूछा जाता है कि
बर्नियर पेशे से एक क्या था? तो ऑप्शन ए में दे देगा वकील, ऑप्शन बी में चिकित्सक, ऑप्शन सी में अध्यापक, ऑप्शन डी में कुछ और दे देगा। तो बर्नियर एक पेशे से चिकित्सक था। ये शाहजहाँ के समय भारत आता है और 1656 में आता है। 12 वर्ष तक भारत में रहता है। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसके बारे में वो आपको नोट करने हैं। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ये इन्होंने बुक लिखी है। और ये बर्नियर सबसे अच्छी चीज लिखता है, शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, जो दारा शिकोह था उसके उत्तराधिकार युद्ध के समय जो दारा शिकोह का भूमिका थी, फिर इसको मार दिया जाता है और जो शाहजहाँ का मेन उत्तराधिकार युद्ध जो लड़ा गया था उसका वर्णन इसने ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में किया गया था। सेकंड विदेशी यात्री का नाम लें तो दूसरे नंबर पे आता है ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर 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 भारत में 6 बार आया था। 6 बार इसने इंडिया की यात्रा की। 6 बार इंडिया की यात्रा की। सबसे पहली बार ये जब भारत आता है वो 1638 ईस्वी में आता है। 1638 ईस्वी में आता है। इसने एक बुक लिखी थी, ट्रेवल्स इन इंडिया। ट्रेवल्स इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। ट्रेवल्स इन इंडिया ये पेशे से एक जौहरी था। जौहरी यानी सुनार कह सकते हैं आप लोग, जौहरी। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि ट्रेवल्स इन इंडिया के लेखक कौन है, तो ट्रेवेनियर थे। टी से ट्रे याद रह जाएगा आपको। तो ट्रेवल्स इन इंडिया यानी कि ट्रेवेनियर ने लिखी। कई बार सवाल छोटे कंपटीशन में अगर पूछ ले तो ये पूछ सकता है कि ट्रेवेनियर पेशे से क्या था, चिकित्सक था, जौहरी था या वकील था, जो भी था। इसने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, इसने आर्थिक इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किया। मुगल काल का जो आर्थिक इतिहास था, आर्थिक मुगल इतिहास था, वो इसने इस बुक के अंदर लिखा था। अगले राइटर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मनुची। मनुची एक यात्री था। मनुची ने भी एक किताब की रचना की थी, स्टीरियो डी मोगोर। स्टीरियो डी मोगोर। स्टीरियो डी मोगोर था। इसके अंदर भी इसने, मनुची ने, मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसका वर्णन किया था। मुगल कालीन शासन व्यवस्था का वर्णन इसने किया था। अगले राइटर, अगले यात्री की ओर बढ़े हम लोग। तो सर टॉमस रो का नाम आपने सबने सुना होगा। सर टॉमस रो जहांगीर के समय में आने वाला एक बहुत प्रसिद्ध यात्री था। सर टॉमस रो ये एक अंग्रेज यात्री था। सर टॉमस रो ये इंग्लैंड के राजा की ओर से भेजा गया एक यात्री था, जिसने मुगल दरबार में व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ये जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित होता है और जहांगीर से कुछ छूट प्राप्त करता है, व्यापारिक छूटें। तो ये सबसे पहले भारत में आता है 1615 ईस्वी में। ये सवाल आरएस के अंदर आया हुआ है, सर टॉमस रो भारत में कब आता है, तो 1615 ईस्वी में आता है। फिर दूसरा सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है इसका कि ये जहांगीर के दरबार में आता है। ये सवाल आरपीएससी में कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक और आरएस के अंदर भी पूछा हुआ है। फिर सर टॉमस रो ने एक बुक लिखी थी, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा।